हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम तटस्थ वक्र विश्लेषण, कीमत प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को अलग करना देखेंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे कि बताया था कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता का संतुलन बदलकर ऊंचे तटस्थ वक्र पर हो जाता है। और हमने ये भी देखा था कि कीमत घटने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय करता है। विद्यार्थियों, वास्तव में कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव का योग होता है। अर्थात कीमत प्रभाव को दो विभिन्न भागों, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तथा आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट में विभाजित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभाजित करने की मुख्यतः दो पद्धतियां हैं। पहली हिक्स की विधि और दूसरी है स्लट्स की विधि। हम इन दोनों विधियों में कीमत प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को अलग करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिक्स की विधि को ले रहे हैं। विद्यार्थियों, हिक्स ने उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखते हुए और एक वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन करके आय में क्षतिपूरक परिवर्तन यानी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के द्वारा प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग किया है। विद्यार्थियों, हालांकि हिक्स ने एक दूसरी पद्धति भी प्रस्तुत की है जिसे आय में समान परिवर्तन, इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम भी कहते हैं, लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के द्वारा प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग करना देखेंगे। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की इस विधि में वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने पर उपभोक्ता की आय में उतना परिवर्तन किया जाता है जिससे उपभोक्ता कीमत परिवर्तन से पूर्व के संतुष्टि स्तर पर बना रहता है। विद्यार्थियों, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वह ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है और उसकी संतुष्टि में वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसकी संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट करने के लिए हमें उपभोक्ता से उतनी आय ले लेनी चाहिए जिससे वह पूर्व के अधिमान वक्र पर पहुंच जाए। तो आय में ये जो परिवर्तन है जिससे वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसकी संतुष्टि या कल्याण में जो वृद्धि है वो खत्म हो जाती है, हम आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार कीमत में वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर कम हो जाता है और उस स्थिति में वह नीचे अधिमान वक्र पर
पहुंच जाता है तो कीमत में वृद्धि के कारण उसकी उपभोक्ता की संतुष्टि में जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हम उपभोक्ता को उतनी आय प्रदान करते हैं जिससे कि वह संतुष्टि के पूर्व स्तर पर बना रहे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कीमत घटने पर प्रभाव देख रहे हैं। आगे एक चित्र में आपको ये स्पष्ट किया हुआ है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें हिक्स विधि को दर्शाया गया है। यहाँ इस चित्र में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु ली गई है और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु ली गई है। अब उपभोक्ता प्रारंभ में ये पी क्यू, ये रेखा है, पी क्यू रेखा के आर बिंदु पर संतुलन में है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पी क्यू उपभोक्ता के लिए प्रारंभिक कीमत रेखा है, बजट रेखा है, जिस पर वह दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों और अपनी आय के अधीन रहते हुए आर बिंदु पर संतुलन में है। और आर बिंदु पर उपभोक्ता का तटस्थ वक्र 1, ये जो है वह कीमत रेखा को स्पर्श करता है और यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती हैं। अब मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वह बाहर दाईं ओर हो जाती है और ये PQ1 हो गई है। अब इस PQ1 बजट रेखा पर उपभोक्ता ऊंचे तटस्थवक्र यानी I2 पर T बिंदु पर संतुलन में है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, R से T पर जाना उपभोक्ता के लिए कीमत प्रभाव को दर्शाता है और यह कीमत प्रभाव दो प्रभावों का योग होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एंड इनकम इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। अब जब उपभोक्ता के लिए एक्स वस्तु की कीमत कम हो गई है तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है। अब उसकी आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन करके हम प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करेंगे। तो इसलिए उपभोक्ता की आय में वाई वस्तु के रूप में ये PM मात्रा कम कर दी गई है, या हम एक्स वस्तु के रूप में देखें तो एक्स वस्तु के रूप में Q1N यह मात्रा उसकी आय से कम कर दी गई है। और हमने जो MN रेखा है वह PQ1 रेखा के समानांतर खींची है ताकि जो सापेक्ष कीमत हैं वह PQ1 रेखा के समान ही रहें। अब यह यह MN रेखा इस प्रकार खींची गई है कि उपभोक्ता के जो पूर्व का तटस्थ वक्र है I1 उसको स्पर्श करती हुई खींची गई है, यानी उपभोक्ता R से H बिंदु पर संतुलन में होगा MN कीमत रेखा पर, जब उसकी आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया गया है, यानी क्षतिपूरक परिवर्तन आय में करने के पश्चात उपभोक्ता अपने पूर्व तटस्थ वक्र पर संतुलन में है H बिंदु पर। तो ये जो R से H तक जो गति है वह स्थानापन्नता प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शा रहा है। और इस स्थिति में विद्यार्थियों उपभोक्ता जो पहले PQ कीमत के अनुरूप एक्स वस्तु की OB मात्रा खरीद रहा था, अब उसकी मात्रा बढ़कर OD हो जाएगी। मतलब कि जो BD एक्स वस्तु की मात्रा है, जो एक्स वस्तु की मात्रा में BD के बराबर जो वृद्धि हो रही है वह प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है। अब इस कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव को अलग करने के लिए
विद्यार्थियों हम उपभोक्ता को वह मुद्रा राशि जो हमने उससे वापस ली थी उसको हम उपभोक्ता को लौटा देते हैं। तो अब उपभोक्ता के लिए जो अब उपभोक्ता के लिए जो बजट रेखा है वह PQ1 हो जाएगी। यानी उसको जो PM जो मुद्रा राशि हमने Y वस्तु के रूप में ली थी या NQ1 राशि जो X वस्तु के रूप में ली थी, अब उसे हम वापस यदि उपभोक्ता को लौटा दें तो नई कीमत रेखा उपभोक्ता के लिए PQ1 हो जाएगी। और अब इस स्थिति में उपभोक्ता T बिंदु पर संतुलन में होगा। तो यहाँ पर उपभोक्ता H बिंदु से ऊंचे तटस्थ वक्र I2 के T बिंदु पर चला जाएगा और ये X वस्तु की कीमत में कमी का आय प्रभाव है। तो कहने का मतलब ये है कि जो DE मात्रा X वस्तु की बढ़ रही है कीमत कमी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता DE मात्रा के बराबर अधिक मात्रा X वस्तु की खरीद रहा है, वह कीमत में कमी का आय प्रभाव है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि R से T तक गति कीमत प्रभाव है। यानी कीमत प्रभाव के कारण उपभोक्ता के लिए कीमत कम होने पर BE मात्रा अधिक खरीदता है वह X वस्तु की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह कीमत कम होने पर कीमत प्रभाव है, जिसमें से BD मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है और DE मात्रा आय प्रभाव के कारण है। और यहाँ पर दोनों प्रभावों को हमने अलग अलग करके देखा है, जिसका मतलब है कि कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग है। विद्यार्थियों एक सामान्य वस्तु के संदर्भ में जो कीमत प्रभाव है जो प्रतिस्थापन प्रभाव है और जो आय प्रभाव है समान दिशा में क्रियाशील होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कीमत में कमी होने पर X वस्तु की कीमत में कमी होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ रही है और आय प्रभाव के कारण भी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ रही है। अब हम स्लट्सकी मेथड को देखते हैं कि उसमें हम कीमत प्रभाव में से किस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को अलग करते हैं। विद्यार्थियों स्लट्सकी ने प्रतिस्थापन और आय प्रभावों के संबंध में हिक्स से कुछ भिन्न प्रकार की धारणा प्रस्तुत की है। स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए कीमत परिवर्तन के पश्चात उपभोक्ता की मुद्रा आय को लागत अंतर यानी इतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है कि उपभोक्ता यदि चाहे तो दो वस्तुओं के अपने पूर्व संयोग को क्रय कर सकता है। हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं, चित्र से देख लेते हैं, तब आपको यह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए चित्र बनाया हुआ है जिसमें हमने स्लट्सकी विधि को दर्शाया हुआ है। यहाँ पर स्लट्सकी विधि में आप देखिए कि उपभोक्ता के लिए जो प्रारंभिक कीमत रेखा है वह PQ है। इस PQ कीमत रेखा के बजट रेखा पर जो उपभोक्ता है वह R बिंदु पर संतुलन में है और इस R बिंदु पर वह तटस्थ नंबर 1 पर I1 पर वह स्थित है और उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। अब मान लीजिए X वस्तु की कीमत कम हो जाती है
और उपभोक्ता के लिए एक्स वस्तु के लिए जो कीमत रेखा जो दोनों वस्तुओं के लिए जो कीमत रेखा है वह बदलकर पी क्यू से PQ1 हो गई है, यानी एक्स वस्तु की कीमत घट गई है। आप देख सकते हैं एक्स वस्तु की कीमत घटने पर यहाँ पर यदि उपभोक्ता अपनी सारी आय को एक्स वस्तु पर खर्च कर दे तो पहले वह OQ मात्रा खरीद सकता था, अब वह OQ1 मात्रा खरीद सकता है, यानी पहले से अधिक मात्रा खरीद सकता है उपभोक्ता यदि एक्स वस्तु पर ही अपनी सारी आय को व्यय कर दे। अब कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता T बिंदु पर संतुलन में होगा, IC 3 पर, यानी इंडिफरेंस कर्व 3 के इस T बिंदु पर संतुलन में होगा। ये R से T तक जाना कीमत प्रभाव है। अब इस कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करने के लिए हमने एक कीमत रेखा खींची है PQ1 के समानांतर, जो आपको ये दिखाई दे रही है M1 N1। ये कीमत रेखा इस प्रकार खींची गई है कि वह उपभोक्ता चाहे तो अपने पुराने संयोग R को क्रय कर सकता है। दो वस्तुओं के जो संयोग है, वस्तुओं का संयोग R, उसको वह क्रय कर सकता है। ये जो Y वस्तु के रूप में PM मात्रा है या X वस्तु के रूप में N1 Q1 मात्रा है, इसको हम लागत अंतर के बराबर परिवर्तन कहेंगे इनकम में, यानी उपभोक्ता की आय में कीमत में कमी के पश्चात उससे इतनी आय वापस ले ली गई है कि वह अपने पूर्व संयोग को खरीद सकता है। लेकिन विद्यार्थियों, उपभोक्ता R बिंदु पर संतुलन में नहीं होगा, बल्कि वह इस S बिंदु पर संतुलन में होगा। यह S बिंदु भी M1 N1 रेखा पर स्थित है और R भी M1 N1 रेखा पर स्थित है, लेकिन वह R पर स्थित नहीं होगा, वह S बिंदु पर चला जाएगा, क्योंकि S बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें कि जहाँ पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र रेखा का स्पर्श करती हो, टेंजेंट बिंदु हो संतुलन बिंदु पर, और तटस्थ मूल बिंदु के उन्नतोत्तर हो। लेकिन R पर वह शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वह S बिंदु पर पहुंच जाएगा और S बिंदु I2 पर भी स्थित है, जो कि ऊंचे संतुष्टि स्तर को बता रहा है। R की तुलना में वह S पर जाएगा M1 N1 कीमत रेखा पर। तो इस प्रकार हिक्स की विधि के बजाय जब हम स्लट्सकी विधि की बात कर रहे हैं, तो स्लट्सकी मेथड में AC प्रतिस्थापन प्रभाव है, और अब यदि उपभोक्ता को जो हमने आय उससे ली थी उसे वापस कर दिया जाए तो वह T बिंदु पर संतुलन में होगा, और यहाँ पर वह ऊंचे तटस्थ वक्र पर है, तटस्थ वक्र 3 पर है, और जो CD मात्रा जो X वस्तु की बढ़ रही है कीमत कमी के परिणाम स्वरूप, वह कीमत कमी का आय प्रभाव है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस चित्र में AC मात्रा कीमत में कमी होने के कारण, X वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण AC मात्रा में वृद्धि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है, और CD वृद्धि आय प्रभाव के कारण है, और कुल वृद्धि जो होती है वह AD के बराबर है। तो AD कीमत कम होने पर कीमत प्रभाव है, AC प्रतिस्थापन प्रभाव है, और CD मात्रा में वृद्धि आय प्रभाव है। तो इस प्रकार स्लट्स की विधि में हमने कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करना सीखा है। अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि इन दोनों विधियों में क्या अंतर है, उपभोक्ता की खरीद मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इन दोनों विधियों का
तुलनात्मक अध्ययन हम अगले चित्र में कर रहे हैं। आपको दोनों विधियों में जो अंतर है वह समझ में आ जाएगा। हिक्स तथा स्लट्सकी विधि की तुलना। विद्यार्थियों, यहाँ देखिए आपको एक चित्र दिखाया हुआ है। इसमें हिक्स तथा स्लट्सकी विधि की तुलना की गई है। आप यहाँ देखिए, प्रारंभ में जो उपभोक्ता है उसके लिए जो बजट रेखा है वह यह आपको दिखाई दे रही है कि एल बजट रेखा पर वह E1 जो बिंदु है उस पर संतुलन में है। अब यहाँ पर संतुलन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संतुलन बिंदु है प्रारंभ में, जबकि एल बजट रेखा है। अब एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता के लिए जो बजट रेखा है वह दाईं ओर हो जाएगी और ये के जे रेखा, कीमत में कमी होने पर एक्स वस्तु की उसके लिए बजट रेखा के जे हो गई है और उपभोक्ता इस बिंदु से हटकर वह इस टी बिंदु पर संतुलन में आ गया है। यहाँ पर जो ये जो टोटल इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल इफेक्ट, ये कीमत प्रभाव है एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर। अब इस कीमत प्रभाव को हमने दोनों विधियों से अलग किया है। हम दोनों विधियां सीख चुके हैं। तो जब हम हिक्स की विधि ले रहे हैं तो कीमत में कमी होने पर चूंकि उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच गया है, उसकी संतुष्टि में वृद्धि हो गई है, तो अब उसकी आय में क्षतिपूरक परिवर्तन इस प्रकार किया जाएगा कि उपभोक्ता अपने पुराने तटस्थ वक्र पर बना रहे, उससे मुद्रा आय वापस ली जाएगी, उसकी मुद्रा आय को कम किया जाएगा। हम एक्स वस्तु के रूप में ये के डैश मात्रा होगी, यानी एक्स वस्तु के रूप में यहाँ पर, सॉरी वाई वस्तु के रूप में यहाँ पर इतनी मात्रा उसकी मौद्रिकाय उसकी कम की गई है वाई वस्तु के रूप में। अब ये जो रेखा है वह के जे रेखा के पैरेलल खींची गई है और ये जो रेखा है के डैश जे डैश, ये रेखा, ये वाली रेखा, इस पर उपभोक्ता इस जी बिंदु पर संतुलन में है। यहाँ पर संतुलन में है, देखिए आप यहाँ पर संतुलन में है इस रेखा पर। तो यह इस E1 से G पर जाना हिक्सियन प्रतिस्थापन प्रभाव है। और स्लट्सकी मेथड को यदि हम देखें तो हमने के डबल डैश जे डबल डैश, ये रेखा, ये वाली, ये इसके ऊपर जो दिखाई दे रही है आपको, हमने इस प्रकार खींची है कि उपभोक्ता चाहे तो अपने पूर्व संयोग को क्रय कर सके। एक्स वस्तु और वाई वस्तु का जो संयोग है वस्तुओं का, उसको पूर्व संयोग को क्रय कर सके, इस प्रकार खींची गई है। लेकिन उपभोक्ता अपने पुराने संयोग को क्रय नहीं करेगा, बल्कि वह ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित एच बिंदु पर चला जाएगा, इस एच बिंदु पर चला जाएगा। तो ये स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन प्रभाव है, यहाँ देख सकते हैं आप। और E1 से H पर जाना स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है और E से G पर जाना हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब यदि उसको मुद्रा आय वापस दे दी जाए, जो उसकी आय में हमने कमी की थी उसे वापस लौटा दिया जाए, तो वह के जे बजट रेखा पर इस टी बिंदु पर संतुलन में होगा, यहाँ इस टी बिंदु पर संतुलन में होगा। तो ये E1 से T पर जाना कुल प्रभाव है, कुल कीमत प्रभाव है। E1 से G तक जाना हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव है और E1 से H पर जाना स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है। विद्यार्थियों, एक चीज़ और देख सकते हैं, G से T पर जाना हिक्स का आय प्रभाव है और H से T पर जाना स्लट्सकी का आय प्रभाव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि एक्स वस्तु की कीमत में कम होने पर हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव से कम है, यानी स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है, लेकिन आय प्रभाव हिग्स का अधिक है स्लट्सकी से। आप यहाँ देख कंपैरिजन कर सकते हैं। जी से टी पर जाना हिग्स का आय प्रभाव है और एच से टी पर जाना स्लट्सकी का आय प्रभाव है, तो हिग्स का आय प्रभाव बड़ा है स्लट्सकी से। तो ये दोनों में अंतर हमने देखा। तो विद्यार्थियों, दोनों विधियों में जो तुलना है वह आपकी समझ में आ गई होगी, यानी हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है और दूसरी ओर स्लट्सकी का आय प्रभाव हिग्स के दूसरी ओर स्लट्सकी के आय प्रभाव से हिग्स का आय प्रभाव अधिक है। तो इस प्रकार हमने दोनों विधियों को देखा। हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव जानने के लिए हम उपभोक्ता की आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हैं और स्लट्सकी का आय प्रभाव जानने के लिए हम उपभोक्ता की आय में लागत अंतर के बराबर परिवर्तन करते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में क्यों बांटा गया है, या इसको विभक्त करने के क्या लाभ हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह क्यों होता है, इसको अधिक उत्तम और सुगम तरीके से हम समझ सकते हैं। और एक बात और कि सामान्यतः प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं, परंतु कुछ वस्तुओं के संदर्भ में ये दोनों प्रभाव विपरीत दिशा में काम करते हैं, यानी दोनों अलग अलग दिशा में काम करते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव की दिशा तो बिल्कुल निश्चित है। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है, जिसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापन प्रभाव उपभोक्ता को सदा सस्ती वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। यदि वस्तु की कीमत अधिक होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदता है उपभोक्ता, क्योंकि कीमत बढ़ने पर वस्तु सापेक्ष रूप से महंगी हो जाती है, और यदि कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। यानी कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है, लेकिन आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं, और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ये दोनों अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में भी अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, घटिया वस्तु किसे कहते हैं, गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त करने का लाभ ये है विद्यार्थियों कि इसके द्वारा हम विभिन्न पदार्थों के संबंध में कीमत तथा मांग के संबंध को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन किस कारण से होता है। मैं समझती हूँ विद्यार्थियों आपको यह जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा, और मैंने इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए उच्चतर आर्थिक सिद्धांत एच.एल. आहूजा, उच्च आर्थिक सिद्धांत एम.एल. झिंगन, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी 3rd एडिशन डोमिनिक सल्वाटोर की पुस्तकों को काम में लिया है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।